आपका स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका कंपनी लॉ का चैप्टर। हमेशा की तरह मैं आज फिर से एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूं कि अगर आप लोग ये वाला बैच ले रहे हैं कंपनी लॉ का फ्रॉम लर्नजब द लर्निंग ऐप या फिर learnzub.com से आप ये बैच ले रहे हैं तो निश्चिंत हो जाइए, आपका पूरा सिलेबस टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा। जितनी चीज़ें कराई है बस वो आपको कॉन्सेंट्रेट करके पढ़नी है, एक बार बुक की रीडिंग करनी है और फिर आपको जो है उसके छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं अपनी कॉपी में। इतना काम आपको करना पड़ेगा। हालांकि मैं भी आपको समरी बुक देने की पूरी कोशिश करूंगा और जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। जितनी चीज़ें आप कर रहे हैं उसको ढंग से करें, पूरा करें, मन लगाकर पढ़ाई करें। और फिर कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी आपको आपके गोल से डेविएट करने की कोशिश करे या कहे कि आप नहीं कर पाएंगे, ऐसे नहीं होएगा, वैसे नहीं होएगा, ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, कुछ भी आपको डेविएट करने की कोशिश करे तो उन सबको हट जाने के लिए कहना भाई और सिर्फ क्लासेस पर कॉन्सेंट्रेट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपके सामने आ रहा है आज का टॉपिक कन्वर्जन ऑफ कंपनीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, सेक्शन 18। आपको तो पता ही है कि अगर एक प्राइवेट कंपनी है और उसे पब्लिक कंपनी बनना है तो सिर्फ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज करने की जरूरत है, ऑटोमेटिकली कंपनी जो है कन्वर्ट हो जाती है। पर अगर पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है। अगर आपने अल्टर कर लिया है मेमोरेंडम, आर्टिकल और कन्वर्जन के लिए जो भी प्रक्रिया है वो आपने कर ली है, चाहे आप पब्लिक से प्राइवेट बने, प्राइवेट से पब्लिक बने, तो उसके बाद आप रजिस्ट्रार को भी अपनी एप्लीकेशन सेंड करते हैं और रजिस्ट्रार सारी चीज़ें देखता है कि आपकी जो प्रोविज़न है उसके हिसाब से काम हुआ है या नहीं हुआ है, और फिर जो आपकी पुरानी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है उसे क्लोज कर देता है और एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को इशू करता है। हालांकि जो आपके डेट्स हैं, आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, आपके ऑब्लिगेशन है, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो बिल्कुल वैलिड रहते हैं जैसे कि आपकी नई कंपनी के साथ ही वो हुए हों। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एबीसी लिमिटेड एबीसी प्राइवेट लिमिटेड बन जाती है या एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एबीसी लिमिटेड बन जाती है तो सिर्फ नाम चेंज होगा, नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होगा, पर कंपनी के सभी डेट, सभी लाइबिलिटीज, सभी क्रेडिटर और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेंगे। जो पहले थे वही बाद में कैरी ऑन होते रहेंगे। अब एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 19, सब्सिडरी कंपनी नॉट टू होल्ड शेयर्स इन इट्स होल्डिंग कंपनी। नाम से ही पता लग रहा है कि जो सब्सिडरी कंपनी है वो अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स नहीं ले सकती है, चाहे डायरेक्टली या फिर चाहे अपने नॉमिनीज के थ्रू। यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग के शेयर लेगी या फिर इसका उल्टा होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को अपने शेयर अलॉट करेगी तो वो सारी की सारी जो चीज़ें होगी वो वॉइड होगी। वॉइड का मतलब नलीफाइड होगी, उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, उसका कोई वैधता नहीं होगी। हालांकि कुछ सिनेरियो में जो है सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर ले सकती है। मान लेते हैं कि एक होल्डिंग कंपनी है जिसका कोई मेंबर है, कोई शेयर होल्डर है। अगर उस शेयर होल्डर ने अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव सब्सिडरी कंपनी को बना दिया है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो होता है जो मृत्यु के बाद आपके शेयर का हकदार बन जाएगा। अगर ऐसा कोई सिनेरियो आया जहां पर किसी बंदे ने अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही सब्सिडरी कंपनी को बनाया और उसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु का मतलब वो बंदा डिजीज्ड हो गया, ये बीमारी वाला डिजीज नहीं है, ये डिजीज्ड है, सी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो उसकी मृत्यु हो गई मेंबर की। उस जगह पर क्या होता है कि जो सब्सिडरी कंपनी है, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो उसकी मेंबर बन जाती है। उस केस में मेंबर बन सकती है अपनी होल्डिंग कंपनी की, अदरवाइज नहीं बन सकती। दूसरा जो सब्सिडरी कंपनी है दोस्तों, सब्सिडरी कंपनी जो है एज अ ट्रस्टी शेयर होल्ड कर सकती है। और ट्रस्टी का कॉन्सेप्ट हम कभी बाद में पढ़ेंगे। मतलब इसका सिंपल सा होता है, आपने सुना होगा कि ट्रस्ट बन गई है, एक ट्रस्टीज हैं उसके जो देख रेख करते हैं शेयर्स की। अगर उस सिनेरियो में अगर सब्सिडरी ने शेयर लिए हैं तो काम चल जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। और आखिरी केस है कि अगर सब्सिडरी बनने से पहले ही सब्सिडरी के पास होल्डिंग कंपनी के शेयर थे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो रख सकती है, चाहे तो कम भी कर सकती है, बेच सकती है, बट रख सकती है, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ तक कि आपको बात समझ में आ गई? तो बस यही है और कुछ भी नहीं है। जहां तक बात राइट टू वोट की है, क्या कंपनी वोट कर सकती है, नहीं कर सकती है, तो उस केस में जो है यहाँ लिखा हुआ है कि जो क्लॉज ए है और क्लॉज बी है, यानी ये क्लॉज ए है और क्लॉज बी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव है और ट्रस्टी है। फर्स्ट 2 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं हम। शैल हैव अ राइट टू वोट एट अ मीटिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय इट एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव और एज अ ट्रस्टी। यानी भले ही सब्सिडरी ने पहले से होल्ड करके रखे हो शेयर्स, बट होल्डिंग कंपनी ने उसके शेयर एक्वायर कर लिए और होल्डिंग कंपनी उसकी होल्डिंग कंपनी बन गई, पहले नहीं थी बाद में बन गई। उस केस में जो सब्सिडरी कंपनी है उसके पास कुछ शेयर्स तो रह गए होल्डिंग कंपनी के, पर वो डिसीजन मेकिंग में, वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। इसका ये मतलब निकलता है।
अब हमने शेयर्स की बात करी, अगर मान लेते हैं कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है या फिर कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं है, अनलिमिटेड कंपनी है, क्या करेंगे उस केस में? उस केस में शेयर का मतलब होगा मेंबर का इंटरेस्ट। आपको पता है लिमिटेड बाय गारंटी का क्या मतलब होता है, अनलिमिटेड कंपनी का क्या मतलब होता है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं इस प्रोविजन को। मान लेते हैं आरपीआईबी लिमिटेड है, उसने 51% शेयर्स लिए हुए हैं एसएसपी प्राइवेट लिमिटेड के ऑन 31 मार्च 2017। एसएसपी प्राइवेट लिमिटेड जो एक सब्सिडरी कंपनी बन रही है, उसके पास पहले से ही 2% शेयर थे, इक्विटी शेयर थे आरपीआईपी लिमिटेड के 2011 से। तो अब ये जो एसएसपी प्राइवेट लिमिटेड जो सब्सिडरी बन गई है, ये अपनी इक्विटी को और नहीं बढ़ा सकती, होल्डिंग कंपनी में और शेयर नहीं ले सकती, पर जो इसने पहले से ले रखे थे उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। वो चाहे तो उसे होल्ड करे, चाहे तो उसे बेच दे। ये प्रोविजंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना ही चाहिए। लाइन से पता लग रहा है सब्सिडरी कंपनी नॉट टू होल्ड शेयर्स इन इट्स होल्डिंग कंपनी, और वही चीज़ें मैंने आपको बताई है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई तो हम नेक्स्ट प्रोविजन पर अब मूव करने वाले हैं, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट सेक्शन 20। आपको मालूम भी है सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट तो पता ही होगा, उसको सर्विस करना। सर्विस का मतलब उस डॉक्यूमेंट को किसी को पहुंचाना, किसी को देना, किसी पर सर्विस करना। जैसे मान लेते हैं कि मैं आज आपको कोई चिट्ठी लिखता हूँ, तो वो डॉक्यूमेंट मैंने आपको सर्विस किया, आप तक पहुंचाया, उससे जुड़े हुए प्रोविजन सेक्शन 20 में लिखे हैं। सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट टू कंपनी, यानी कंपनी को डॉक्यूमेंट अगर आप भेजना चाहेंगे या कंपनी के ऑफिसर को भेजना चाहेंगे तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं, कोरियर सर्विस से भेज सकते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस पे जाकर रख कर आ सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी भेज सकते हैं, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कंपनी के आप शेयर खरीदते हैं, तो आपको लगता है कि आप शेयर खरीदते हैं, बट आप जब स्टॉक मार्केट से शेयर खरीदते हैं तो आप सिर्फ बेनिफिशियल ओनर होते हैं, पर एक्चुअली में जो सिक्योरिटी होती है वो डिपॉजिटरी के नाम पर होती है। उस केस में जो डिपॉजिटरी है वो कंपनी को डिटेल भेजता है बेनिफिशियल ओनर की, पर वो इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू भेजता है, ना कि रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू। ये एक एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया कि कहाँ कहाँ पे जो है कंपनी का कम्युनिकेशन होता है आप लोगों से, या कोई भी लोग कंपनी से कम्युनिकेट कब करते हैं तो इन मोड में कर सकते हैं। सर्विंग ऑफ डॉक्यूमेंट टू रजिस्ट्रार और मेंबर, आपको तो पता ही है कि रजिस्ट्रार पे आपको बहुत सारे जो है डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होते हैं। मेंबर्स भी जो होते हैं, कई बार मेंबर्स को भी जो है नोटिस वगैरह भेजना पड़ता है। उन केसेस में आप किस जगह से भेजोगे, किस तरीके से भेजोगे, वो नीचे लिखा है। जो चीज़ें ऊपर थी वही चीज़ें नीचे है, सिवाय यहाँ पर एक पोस्ट का वर्ड ऐड कर दिया है। यानी जो 5 रुपये की स्टैम्प वाली पोस्ट आती है उससे भी भेज सकते हो, और रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कोरियर और डिलीवर करके आ सकते हो। ये इलेक्ट्रॉनिक मोड से तो भेज ही सकते हो। अगर मेंबर जिद करता है कि भाई देखो मुझे तो आप जो है ना, मुझे तो आप स्पीड पोस्ट से ही भेजना, मेंबर जिद करता है कि मेरे पास अगर कोई कम्युनिकेशन कंपनी से आएगा तो इसी मोड से आना चाहिए, तो उसको जो है नेसेसरी फीस भी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता। मेंबर बोल रहा है मुझे 100 रुपये का कुरियर चार्ज लगाकर ही जो है एनुअल रिपोर्ट सेंड करना। कंपनी कहेगी हम तो 10 रुपये में भेज सकते हैं, वो कहेगा नहीं मुझे 100 रुपये वाली भेजो, तो क्या होएगा, कंपनी बोलेगी पैसे दे तो भेज देंगे। कोरियर का मतलब होता है जो आपको प्रूफ ऑफ डिलीवरी देता है, जिससे आप ट्रैकिंग वगैरह भी कर सकते हैं, और एक तरह से जो है प्रूफ मिलता ही है कोरियर में। आपको पता ही होगा जब सामान पहुंच जाता है तो आपके पास एक रिसिप्ट आती है, उससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि ये सामान किसको डिलीवर हुआ है। उसे बोलते हैं प्रूफ ऑफ इट्स डिलीवरी, POD। हालांकि जो निधि कंपनीज होती है वहां पर एक एग्जेम्पशन दी हुई है। एग्जेम्पशन का मतलब समझेंगे, पर पहले ये जान लेते हैं कि निधि कंपनियां कौन सी कंपनियां होती है। निधि कंपनियां ऐसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती है जो अपने मेंबर्स के बीच में जो है पैसा कलेक्ट करती है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने मेंबर्स को फाइनेंस करने के लिए। उसे निधि कंपनी बोलते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी, निधि कंपनी ऐसे बोलते हैं। शायद मैंने स्टार्टिंग में कभी बताया होगा। अगर आपने इस कंपनी के 1000 रुपये फेस वैल्यू के शेयर लिए हुए हैं या उससे ज़्यादा लिए हुए हैं, या फिर आपने 1% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल लिया हुआ है, विच एवर इज लेस, यानी 1000 रुपये के अगर आपने फेस वैल्यू के शेयर ले लिए, या आपने 1% टोटल पेड अप शेयर कैपिटल आपके पास है, जो भी लेस है, दोनों में से एक भी हो गया, तो उस केस में जो है आपको नोटिस मिलेगा। आप अगर मेंबर हैं तो आपको नोटिस भेजा जाएगा। उसके अलावा जो बाकी के मेंबर्स होंगे उनको नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है, इसे एग्जेम्पशन बोला गया है। और नोटिस ना भेजने की बजाय मेंबर्स को इन्फॉर्मेशन कैसे देंगे ये लोग? बाकी जो छोटे छोटे मेंबर्स बच गए हैं उनके लिए सिर्फ एक पब्लिक न्यूज़पेपर में पब्लिक नोटिस जो डाल सकते हैं, उनके लिए एक पब्लिक नोटिस डाल सकते हैं किसी न्यूज़पेपर में जो उस डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर्ड ऑफिस के आसपास में जो है सर्कुलेट होता है।
वहाँ पब्लिश करा सकते हैं और मान लिया जाएगा कि नोटिस सर्व कर दिया गया है। ये मेंबर्स को नोटिस क्यों देते हैं? अरे भैया, अगर मीटिंग बुलानी है, मेंबर्स की मीटिंग बुलानी तो बिना इन्फॉर्म करके बुला सकते हो? नहीं, इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तो नोटिस देना पड़ेगा। एनुअल रिपोर्ट है कंपनी की, मेंबर ने मंगाई है, मेंबर को सेंड करनी है, ऐसे ही दे सकते हो? नहीं, भेजना पड़ेगा। कैसे भेज सकते हो? ये रहा मोड दे रखा है। और मेंबर अगर बोले मुझे तो इसी मोड से चाहिए, तो फीस लगेगी, तो देनी पड़ेगी भाई। कोरियर का मतलब है जहां प्रूफ ऑफ डिलीवरी आपको मिले। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन क्या होता है? वो कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स में गिवन है, जो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हालांकि इतना आपको पता होना चाहिए, फैक्स होता है, ईमेल होता है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज बोर्ड या कोई नेटवर्क होता है जो रजिस्ट्रार वगैरह ने, मेंबर ने सेटअप किया हो, या कोई और रीजनेबल सिस्टम सेटअप किया हो। मान लो आपने कोई ऐप बना दी, उस ऐप के थ्रू जो है कम्युनिकेशन होता है। आपने कोई अलग वेबसाइट बना दी जिसमें आपका जीमेल नहीं है, याहू नहीं है, कोई अलग वेबसाइट है, उसके थ्रू जो है कम्युनिकेशन होता है। तो अगर आपने कोई सिस्टम बना लिया तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, कोई अदर सिस्टम के थ्रू भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट में, ऑनलाइन के ज़माने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बन सकती हैं। कब मान लिया जाएगा कि आपने एक्चुअली में जो है नोटिस सर्व कर दिया है, डॉक्यूमेंट को सर्व कर दिया है जहां पहुंचाना चाहते हो? तो भैया, जब सामने वाली पार्टी के पास में डॉक्यूमेंट पहुंचेगा तभी माना जाएगा कि आपने उस डॉक्यूमेंट को सर्व कर दिया है। जाहिर सी बात है कि अगर आज मैं आपको पेन ड्राइव देता हूं, पेन ड्राइव निकाल कर देता हूं, या कोई भी डॉक्यूमेंट भेजता हूं, तो वो आप में जब पहुंचेगा आपके पास, तभी तो माना जाएगा कि आपको मैंने वो डॉक्यूमेंट सर्व कर दिया है। हालांकि सिर्फ नोटिस ऑफ अ मीटिंग होता है, जब मेंबर्स की मीटिंग बुलानी होती है, उसका जो नोटिस होता है 48 आवर्स जब हो जाते हैं। आज मान लो मैंने नोटिस को भेजा, कंपनी ने नोटिस को भेजा, तो जैसे ही 48 आवर्स हो गए आज से, यानी 2 दिन हो गए, तो मान लिया जाएगा कि हमने मेंबर्स को वो नोटिस भेज दिया है, सर्व कर दिया है। हालांकि बाकी सभी केसेस में जब एक्चुअली में वो नोटिस पहुंचता है, चाहे आपके पास पहुंचे, कंपनी के पास पहुंचे, रजिस्ट्रार के पास पहुंचे, किसी के पास भी पहुंचे, एक्चुअली में जब वो डॉक्यूमेंट पहुंचते हैं तभी माना जाता है कि आपने वो चीज़ सर्व करी है, एक्चुअली में डिलीवर की है। इसे बोलते हैं सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट से जुड़े हुए प्रोविजंस। कैसे कर सकते हैं, किसको एग्जेम्पशन है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन क्या होता है, और सर्व कब हुआ डॉक्यूमेंट कब माना जाएगा। अब ये अगर आप बातें जो मैंने आपको भी बताई, यदि आप ये कॉपी में छोटा छोटा लिख लें और एक पेज में छोटा सा लिख लें, तो सोचो आपका कितना इजी हो जाएगा रिवीजन के टाइम। इसका आप चार्ट बना लें छोटा सा कि भाई देखो, जो ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे लिखा हुआ है, सिर्फ पोस्ट वर्ड एडिशनल ऐड किया है। मेंबर अपने हिसाब से मंगाएगा, फीस देनी पड़ेगी, और निधि कंपनी के केस में एग्जेम्पशन क्या है। इतनी सी बात अगर आप लिखें तो 4-5 लाइनों में ही आ जाएगी, ज़्यादा आपका टाइम नहीं जाएगा। आईसीआई जो है आपका रटिफिकेशन चेक करना बंद कर चुका है। प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पेपर आएंगे, केस स्टडी बेस्ड आएंगे, और आपको ये सारी चीज़ें समझकर होनी चाहिए याद। इसको बार बार पढ़िएगा दोस्तों। आगे देखते हैं लास्ट टॉपिक आज की क्लास का, ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, प्रोसीडिंग्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। इसका मतलब यह है कि डॉक्यूमेंट जो है कंपनी के, वो साइन कौन कर सकता है, उसे ऑथेंटिकेट कौन कर सकता है। ये देखिए लिखा हुआ है साइंड बाय, की मैनेजरियल पर्सनल कर सकता है, या फिर आपने किसी ऑफिसर को, किसी एम्प्लॉय को ऑथराइज किया हो कि भैया देखो कंपनी के डॉक्यूमेंट पर आप साइन कर सकते हो। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आपके पास कंपनी की चेकबुक है, तो उस चेकबुक पर कौन साइन कर सकता है, ऑथराइज सिग्नेटरी कौन होगा। एक नहीं होता है, जनरली एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और इसीलिए जो है वहाँ पर जिसको ऑथराइज किया हुआ है उसका बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है, डिसीजन पास होता है, और फिर वो बंदा जो है साइन कर सकता है। ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, प्रोसीडिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, जो भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी प्रोसीडिंग्स हैं, जिस पर भी साइन की आवश्यकता है, कौन करेगा उसके लिए जो है बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके डिसाइड कर सकते हैं कि भाई देखो की मैनेजरियल पर्सनल, या हमने जिसको ऑथराइज करा है वो जो है साइन कर सकता है। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है सेक्शन 21 में। सेक्शन का नंबर याद कर लेना। की मैनेजरियल पर्सनल कौन होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन के चैप्टर में कराया था। सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, मैनेजर होता है, कंपनी सेक्रेटरी होता है, होल टाइम डायरेक्टर होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है, या सच ऑफिसर नॉट मोर देन 1 लेवल बिलो द डायरेक्टर, यानी डायरेक्टर से 1 लेवल कम, हु इज इन द होल टाइम एम्प्लॉयमेंट एंड डेजिग्नेटेड एज की मैनेजरियल पर्सनल बाय द बोर्ड, जिसको बोर्ड ने की मैनेजरियल पर्सनल माना हो, या जो भी ऑफिसर प्रिस्क्राइब्ड हो। अभी तक ऐसा कोई प्रिस्क्राइब्ड है नहीं। एग्जीक्यूशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एटसेट्रा, सेक्शन 22 बोलता है कि पहले तो बता रहे हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, जो आपने शायद अकाउंटेंसी में जरूर पढ़ा होगा, शायद आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में भी पढ़ा होगा, अपने सीए फाउंडेशन में या फिर अपने ग्रेजुएशन में। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट क्या होता है कि आप वादा करते हैं कि भाई देखो इस टाइम पीरियड के बाद जो है आपको जो है पैसा ये वाला बंदा देगा।
यही होता है, इसको एक्सेप्ट किया जाता है और फिर जो है उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। आप चाहें तो, आपके पास टाइम नहीं है तो आप बैंक से जाकर उसे डिस्काउंट करवा सकते हैं कि आपको पैसा मिलने वाला है सामने वाली पार्टी से, आपके पास बिल रिसीवेबल आ रहे हैं और आपको जल्दी पैसा चाहिए तो आप बैंक से डिस्काउंट करवा लेंगे और मान लेते हैं कि 10,000 का बिल रिसीवेबल है तो आपको उसके बदले 9,900 रुपये मिलेंगे। 100 रुपये बैंक काट लेगा और जब उसकी मैच्योरिटी होगी, सामने वाली पार्टी का देने का टाइम आएगा, तब बैंक उससे कलेक्ट करेगा। इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ कुछ ज़्यादा तो नहीं लिखा हुआ है। अ कंपनी में बाय राइटिंग अंडर इट्स कॉमन सील इफ एनी ऑथराइज एनी पर्सन आइदर जनरली और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी स्पेसिफाइड मैटर एज इट्स अटॉर्नी to execute other deeds on its behalf in any place either in or outside India। Similarly जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो भी जो है कोई भी पर्सन जिसको कंपनी ने अथॉरिटी दी है वो कंपनी के बिहाफ पर साइन कर सकता है। सिमिलरली कंपनी किसी और को भी ऑथराइज कर सकती है। जो डीड वगैरह है जिस पे साइन वगैरह होते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनते हैं, उस पर कौन इंसान साइन करेगा वो कंपनी जो है बताएगी और वही बंदा जो है साइन कर पाएगा। However, in case of a company does not have a common seal, the above authorization shall be made by 2 directors or by a director and the company secretary wherever the company has appointed a company secretary। ये सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि जो कंपनी की डीड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स है, बिल रिसीवेबल है, उस पर कौन साइन कर सकता है। जिसको अथॉरिटी दी है वो साइन कर सकता है। कंपनी के पास कॉमन सील है, यानी कॉमन सील होती है कंपनी के सिग्नेचर को कॉमन सील बोलते हैं, जो जनरली यूज नहीं आती। मैंने आज तक यूज नहीं करी अपनी कंपनी के लिए। In writing, authorize any person generally or in respect of any specified matter as attorney। जैसे पावर ऑफ अटर्नी होता है, हम पावर देते हैं किसी को, वैसे ही कंपनी भी किसी एक बंदे को पावर देगी जिसके पास कॉमन सील है कि भाई हमारे बिहाफ पर आप लोग साइन कर सकते हैं। और यदि कॉमन सील नहीं है तो 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, या फिर जहाँ पर कंपनी सेक्रेटरी कंपनी को अपॉइंट करना जरूरी है, क्योंकि बड़ी कंपनी को अपॉइंट करना जरूरी होता है, तो वहाँ पर एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी जो है डॉक्यूमेंट्स को, डीड्स को साइन करेंगे और बस यही काम यहाँ लिखा हुआ है। अ डीड साइंड बाय सच एन अटॉर्नी ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी एंड अंडर हिज सील शैल बाइंड द कंपनी। क्योंकि कंपनी ने जिसको ऑथराइज करा है भाई तो मेरे बिहाफ पर साइन कर लियो, अगर उसने डॉक्यूमेंट्स डीड्स पर साइन कर दिया तो डेफिनेटली कंपनी के बिहाफ पर उसने साइन करा है तो कंपनी बाइंड तो होगी ना। इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम अबव दैट अ कंपनी मे और मे नॉट हैव अ कॉमन सील। हाँ, हो सकता है। इफ अ कंपनी डिसाइड्स टू हैव अ कॉमन सील देन इट हैज टू अफिक्स द सेम फॉर स्पेसिफाइड मैटर्स एग्जीक्यूशन ऑफ डीड्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। देखिए कॉमन सील का प्रयोग कहाँ होता है, ये आपके पूरे कंपनीज एक्ट में ना इंटरमीडिएट में ना फाइनल में है। शायद बीकॉम में जरूर था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कहीं कहीं पे मैंने देखा था, पर मैंने तो अपनी कंपनी की तो कॉमन सील मैंने नहीं देखी है। हाँ, जो आप अगर मेमोरेंडम आर्टिकल की बात करेंगे तो वहाँ पे जरूर लिखा हुआ है, कॉमन सील का वर्ड का जिक्र जरूर किया हुआ है, पर प्रैक्टिकल मैंने कॉमन सील देखी नहीं। किसी और कंपनी की जरूर देखी थी मैंने, पर अपनी कंपनी की देखी नहीं है। यानी कई कंपनियों की होती है, कईयों की नहीं होती। जहाँ पर होती है वहाँ पर वो अपना अटॉर्नी स्पेसिफाई कर सकते हैं जो साइन करेगा, जहाँ नहीं है वहाँ पे 2 डायरेक्टर साइन करके काम चला सकते हैं। और मेरे केस में, छोटी कंपनी के केस में, हमारे केस में 2 डायरेक्टर ही साइन करते हैं कंपनी के जो भी डीड्स वगैरह होते हैं उस पर। तो यही चीज़ें, और कुछ है नहीं है, इतनी सी चीज़ थी। इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट है। हालांकि कुछ टॉपिक्स जो है करने रह गए हैं और वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ हम कब करेंगे। हम अगली क्लास में करेंगे। यहाँ से हमें करना है रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी से हम देखेंगे और इसके बारे में जो प्रोविजंस वगैरह है, अगर आपको चेंज करना होता है तो उसमें क्या क्या होता है। रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करना है, बिजनेस को कमेंस करना है, कंपनी का नाम को रेक्टिफाई करना है। ये जो 3 बातें हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। और उसके बाद आपका चैप्टर 2 कंप्लीट और चैप्टर 10 में तुरंत अपलोड कर दूंगा। यानी कल आपका जो है चैप्टर 2 भी हो जाएगा, चैप्टर 10 भी अपलोड हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।